हाँ बेटा, अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का शायद फाइनल वाला जो क्वेश्चन वो पेंडिंग है। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 राइट। पढ़ो देखें। A merchant's trial balance as on June 30, 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account. Put to a suspense मतलब difference बता दिया भाई कहाँ गया है। During the next trading period, the following errors were discovered. अब पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 गिवन है। You are required to give journal entry to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit or loss correctly. अब दो बातें लिखी है, ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब आगे आने वाले साल, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होता है बेटा। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1। The total of purchase book of one page 4539 was carried forward to next page as 4593। बेटा 4539 लिखना था टोटल, आपने 4593 यानी ज्यादा डेबिट कर दिया क्या परचेज को? कितने रुपए से परचेज किया ज्यादा डेबिट? 4539 माइनस 4593 54। परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया। नॉर्मल केस में एंट्री क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन क्या बन चुके हैं बेटा? फाइनल अकाउंट्स बन गए ना, तो अपने को क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना बोले आप वैल्यू? 54। नंबर 2 देखो, a sale of rupee 573 was entered in the sales book as rupee 753 and posted to the credit of customer। देखो कैसी अजीबोगरीब एरर हुई है। आपने गुड्स कितने का बेचा था एक्चुअली? 573। आगे क्या बोलते हैं? was entered in the sales book as 753। नो प्रॉब्लम, तो आपने 573 का माल बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर लिया? 753। नो प्रॉब्लम में जितना ज्यादा आपने रिकॉर्ड किया उसे से रिवर्स कर देंगे, काम बराबर हो जाएगा। भाई कस्टमर डेबिट करना था 573 से, आपने कितने से कर दिया? 753 से, तो जितना डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे। कस्टमर के अलावा जो सेल्स को क्रेडिट करना था 573 से, वो आपने कितने से क्रेडिट कर दिया था? 753, उसे डेबिट कर देंगे, यानी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। पर इतना आसान नहीं है, ये बोलते हैं एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, तो कम से कम कस्टमर को डेबिट तो किए होते 753 से, तुमने 753 से डेबिट छोड़ो, उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। अब ऐसे तो ओरली डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट आंसर देंगे बेटा। कस्टमर एक्चुअली डेबिट कितने से होना चाहिए था? एक्चुअली आपने उसे डेबिट किया है क्या? क्या किया है आपने उसे? क्या होना चाहिए था? वो क्रेडिट। अच्छा, वो क्रेडिट कितने से हुआ था? 753 से, तो उसे डेबिट भी करना पड़ेगा 753 से। तो आपने दो बार डेबिट करना है, एक बार तो ओरिजिनल डेबिट 573, एक बार जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया 753, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। यानी कस्टमर जो है वो 573 और 753 दोनों मिलाकर डेबिट होगा कि नहीं होगा? ओके। सेल्स क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी और आपने कितने से करी? ज़्यादा क्रेडिट कर दिया सेल्स को, तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपने एंट्री बोली कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या आएगा? सस्पेंस टू सस्पेंस। ठीक है, अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसे किया अपन ने। हम लोग चाहते क्या थे? हम चाहते थे कि कस्टमर जो है यानी ट्रेड रिसीवेबल जो है वो तो क्या हो? डेबिट, और सेल्स क्या हो बेटे? क्रेडिट। कितने रुपीज से? बात समझ में? लेकिन आपने रिकॉर्डिंग जो है वो कितने से कर दी? एंट्री तो आपने यही करी ना, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम आपने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट। भूल गया तू? फेयर कॉपी रफ कॉपी। तो लेजर में ट्रेड रिसीवेबल क्या होना चाहिए था? डेबिट, और सेल्स क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। तो सेल्स कितने से क्रेडिट हो गई?
लेकिन इसने क्या बोला, कस्टमर को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट। तो जो 500 753 डीआर में आना चाहिए था वो डीआर में नहीं आया, वो किधर आ गया, सीआर। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। अब तुम चाहते क्या थे, आप चाहते थे कि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो, डेबिट। कितने से डेबिट हो, 573 से, तो उसे करना ही पड़ेगा। क्या ये बेवजह क्रेडिट हो गया बेटा, इसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो अपन लोग को क्या लिखना होगा, लिखिए मेरे साथ अब, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट डेबिट दोनों का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। बेटे एक बार पेन देना, इसका निब निकल गया, फटाफट देना पेन, एक सिंपल पेन दे दीजिए हाथ में जो। ले बेटा ले जा पेन, जा जिससे लिख ले। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितना बताओ चुकोगे, कितना, 1326। ओके, सेल्स को क्रेडिट कितने से करना था, 573 से। आप कितने से क्रेडिट कर गए, तो सेल्स डेबिट लिखो या पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखो। 180 से ना, और अब क्रेडिट में कुछ बचा ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या आएगा, सस्पेंस। बोलिए कितना, दोनों का टोटल, ओके 1506। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3, a return to a creditor of rupees 510 was entered in return inward book। अपन ने माल रिटर्न किया था, तो अपने को रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न मानकर रिटर्न आउटवर्ड बुक में करनी चाहिए थी, बट आपने उसकी रिकॉर्डिंग क्या मान के कर ली, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न मान के कर ली। नो प्रॉब्लम, आगे बोलो क्या बोलता है। हाउ एवर क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। याद है फेयर में 2+2 4 लिखना था, रफ में आपने 2+2 4 लिखा, लेकिन फेयर में आपने 2+2 5 लिखा। तो आपने रफ में क्या किया उससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपने रफ में 2+2 5 लिखा और फेयर में 2+2 4 लिखा, तो आपने फेयर वर्क काम सही कर दिया कि नहीं कर दिया। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है बेटा, आप लोगों को ये समझना है कि अगर आपने लेजर में पोस्टिंग सही कर दी है तो आप मान लीजिए सब कुछ सही कर दिया, फिर जर्नल में किया हुए का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जर्नल आपके लिए क्या हो गई, फिर एक नेग्लिजिबल बात हो जाएगी अगर आपने लेजर को सही रिकॉर्ड कर दिया है तो एंट्री बोलिए, जब हम किसी क्रेडिटर को माल रिटर्न करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अपन ने क्रेडिटर के अकाउंट में क्या कर दिया बेटा, करेक्ट पोस्टिंग कर दी है। तो करेक्ट पोस्टिंग मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में तो कोई एरर नहीं हुई ना, तो क्रेडिटर क्या होना चाहिए था, डेबिट ही होना चाहिए था, अपन ने उसे क्या कर दिया है, डेबिट। लेकिन परचेज रिटर्न की जगह रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में हो गई हो, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो उसे तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। और बेवजह कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न, वो डेबिट हो गया, उसे भी क्या करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, दोनों को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट से। हैव यू अंडरस्टूड, वेरी नाइस। लिखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। 510 प्लस 510 बोले तो 1020। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास ऑफ ₹620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। पता पैसा किससे मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास करना चाहिए था, बट आपने पोस्टिंग सी दास में करी कि जी दास, वो भी किस साइड में करी। अच्छा बताओ जी दास आना चाहिए था क्या, बेवजह आया है कि नहीं आया, क्रेडिट में आया है कि डेबिट में। तो सी दास से पैसा मिला तो सी दास तो क्रेडिट करना ही था, उसे तो क्रेडिट किया नहीं, किसको अपन ने गलती से डेबिट कर दिया, तो सी दास तो क्रेडिट होगा इसलिए क्योंकि ओरिजिनली होना ही चाहिए था, और जी डी दास बे मतलब क्या हो गया, डेबिट, उसे भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एंट्री बोलिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास टू जी दास। लिखो, ये थोड़ा हैंग हो गया, अब लिखो
कितना? 620। इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं आया, नहीं आता होगा इसलिए नहीं आया। लॉजिक है इसका, क्योंकि इस एंट्री में कोई भी अकाउंट नॉमिनल नेचर का नहीं है। पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, मीनिंग बताइए क्या लिखा है। गुड्स वर्थ ₹840 वर डिस्पैच्ड टू ए कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। कस्टमर को आपने माल कितने का बेचा था? डिस्पैच मतलब आपने दे भी दिया था, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी ना। लेकिन क्योंकि क्या नहीं बन पाया था, कोई इनवॉइस नहीं बन पाया था, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। बेटा इनवॉइस तो नहीं बन पाया कोई बात है, लेकिन माल तो बिक गया था ना, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। तो एंट्री होती तो क्या होती? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अब कस्टमर को ही डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट की बजाय क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। बात समझ में आई बेटा? है ना? ना लिखो, कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट ऑफ ₹840। अब मैं पॉइंट नंबर 6 आपको पढ़ाऊंगा, आप सुनेंगे, और 100 में से 100% आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज माई गारंटी। गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. पहली बार पढ़ रहे हो ना आप ऐसा कुछ कि सेल और रिटर्न क्या हो गया, ऐसा अप्रूवल क्या हो गया? तो अभी जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप सॉल्यूशन लिखें इसका। लिखो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ₹1000, और फिर लिखेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप सोचेंगे ये कोई एंट्री? यस, दिस इज अ एंट्री। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये एंट्री से आपको कॉपी करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक हम लोग इसी के बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम देखिए। कैन यू सी यूनिट नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये उसी टॉपिक से उठाया हुआ है। तो आप लोग, अभी मैं समझाने भी जाऊंगा ना, तो आप सिर्फ झूठी हाँ बोलेंगे, हाँ हाँ समझ में आ गया। तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस ये मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा। आफ्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, आप खुद ही बोल दो कि नाउ वी अंडरस्टूड कि इस एंट्री का मतलब क्या है। ठीक है बेटा? अब बताइए सारे कामकाज हो गए कि नहीं हो गए? अब अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? सोल्यूशन में एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और 3 लाइन छोड़कर अपन क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सस्पेंस अकाउंट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा अपन लोग देखेंगे। बनाओ, सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं? सस्पेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या अपने को पहले से सस्पेंस में कितने रुपए का डिफरेंस था वो कहीं दिया हुआ है क्या? तो अपने को डेबिट में और क्रेडिट में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी क्या? छोड़िए, चलिए। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। डेबिट साइड में टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ₹54। सेकेंड एंट्री में बाय ट्रेड रिसीवेबल बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। ट्रेड रिसीवेबल कितना डेबिट होगा बेटा? 1326, और ये 180। ओके, आफ्टर दिस थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट।
कितना 1020। आफ्टर दिस सस्पेंस के डेबिट में 2 सीधास और 2 कितना कितना बेटा 620 ओके। फिर एंट्री नंबर 5 में सस्पेंस नहीं है, एंट्री नंबर 6 में भी सस्पेंस नहीं। अब देखिए आपके डेबिट का टोटल ज़्यादा है, बताओ कितना टोटल 2314। क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो इसमें। तो क्रेडिट में ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे अपन, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और ब्रैकेट में क्या लिखना जरूरी हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। आप 800 बोल रहे हो ना, 808 बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2314। दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस वाले क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस डेफिनेटली कहाँ ट्रांसफर होगा ही होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि ऊपर सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस बचा ही नहीं, वो जो ओपनिंग बैलेंस था। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। नाउ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है क्या, तो क्या लिखें सबसे पहले, बाय सस्पेंस कितना रुपीज़ 54। एंट्री नंबर सेकंड में पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखें बेटा, कितना रुपीज़ 180। एंट्री नंबर 2 के बाद में एंट्री नंबर 3 आ रहा है, बाय सस्पेंस कितना बेटे 1020। एंट्री नंबर 3 के बाद में एंट्री नंबर 4 में नहीं है, 5 में है, बाय ट्रेड रिसीवेबल कितना 840। फिर डेबिट में देखो 2 ट्रेड रिसीवेबल है ना, ₹1000 से, और फिर बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर, ये कितने रुपीज से बेटा 800 से। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल माइनस करके क्रेडिट का 1534 19 और बैलेंस है 1534, राइट। इसे अपन कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, आपके कैपिटल अकाउंट में। किसका 27 ये बैलेंस तो सही लिखा है ना, अच्छा ओके। मैं भी आपके ब्लाइंड फेथ कर रहा हूँ कि 1914 में से 1000 जाएगा तो 1534 कैसे बचेगा। आपने 800 रुपये का वैल्यू शायद ऐड नहीं किया था नीचे, बोले छोड़ो आज इसको ऐड नहीं लेंगे। और सॉरी ट्रेडिंग की जगह क्या लिखो यार, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग को हल्का सा कट करके पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख लिया बेटा। सो एक एंट्री जो आपको मैंने जगह छुड़वाई वो लिख लें। अभी आपने पैसा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र किया है, कैपिटल में। तो फिर क्या करेंगे अपन लोग, एक एंट्री और लिख लें। ₹1534 ओके ओके। तो ये अपन लोगों ने आज अपना जो एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर
वो अपन ने फिनिश कर दिया। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस but बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड नंबर थर्ड इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके बेटे, घर बैठ के जितने भी इलस्ट्रेशंस को एक बार रिकॉल कर लें, कोई डाउट रहेगा तो मेरे से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा।